हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो है डीएलएड सेकेंड ईयर विद्यालय संस्कृति की यूनिट 3 विद्यालय के प्रकार। विद्यालय संस्कृति प्रबंधन एवं शिक्षण डीएलएड सेकेंड ईयर उसकी है यूनिट 3 विद्यालय के प्रकार। प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से विद्यालयों का संचालन किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से विद्यालयों का संचालन किया जाता है? तो राज्य सरकार कौन कौन से विद्यालय संचालन करती है? एक तो प्राथमिक करती है, उच्च प्राथमिक करती है, माध्यमिक करती है, उच्च माध्यमिक करती है। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, मदरसा, मॉडल स्कूल, संस्कृत विद्यालय। तो राज्य सरकार कितने तरह की करती है? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। इनके अलावा है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, मदरसा, मॉडल स्कूल, संस्कृत विद्यालय संचालित होते हैं राज्य सरकार के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किन किन आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जाता है? तो केंद्र सरकार 3 तरह के आवासीय विद्यालय संचालन करती है। जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय में एग्जाम होता है एडमिशन के लिए, एक टेस्ट होता है। उसके बाद सैनिक स्कूल के लिए भी टेस्ट होता है और केंद्रीय विद्यालय के लिए भी टेस्ट होता है। तो ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय। उसके बाद है गुरुकुल कांगड़ी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पवित्र तथा शांत वातावरण में स्थित इस संस्था का उद्देश्य प्राचीन वैदिक संस्कृत और विभिन्न आधुनिक विज्ञान की उच्च शिक्षा देना है। मतलब ये तालमेल है आधुनिकता का और हमारी संस्कृति का, कि यहाँ पे वैदिक संस्कृत पढ़ाई जाती है और आधुनिक विज्ञान के ज्ञान भी दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी विद्वान, चरित्रवान, देशभक्त और आत्मनिर्भर बन सके। यहाँ का उद्देश्य ही यही है कि यहाँ का बालक जब पढ़ के निकले तो चरित्रवान हो, देशभक्त हो, आत्मनिर्भर बने और विद्वान बने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय के उद्देश्य लिखते हुए इनकी विशेषताएं बताइए। तो इसका उद्देश्य है समता व सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा। नवोदय विद्यालय में क्या होता है, जो भी बालक जाता है उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की जाती है। पढ़ाई के साथ साथ उसे सामाजिक वातावरण दिया जाता है, सब बच्चों के साथ मिलजुल के रहना, साथ खेलना, साथ खाना, सारी गतिविधियाँ होती है, तो बालक सामाजिक बनता है। तो नवोदय विद्यालय के उद्देश्य हैं, पहला समता व सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र के और प्रतिभाशाली बच्चों को एक साथ रहकर शिक्षा प्राप्त कर उनकी क्षमताओं का विकास करना। इसमें यह नहीं कि भाई शहरी क्षेत्र के बच्चे जाते हैं या इंटेलिजेंट ही जाते हो, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो बच्चे भी लिए जाते हैं और प्रतिभाशाली बच्चे भी लिए जाते हैं। वो सब एक साथ रहकर एक ही कैंपस में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनकी क्षमताओं का विकास किया जाता है। कौन सा बच्चा किसमें टैलेंटेड, किसमें रुचि रखता है, उसके टैलेंट को पहचान कर उसे वो सब सिखाया जाता है। तीसरा है इसमें सर्वोत्तम आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना। इसमें शिक्षा का वातावरण इस तरीके का होता है कि बालक को सर्वोत्तम आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। सिर्फ समय समय पर छुट्टियां दी जाती है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, बाकी पूरे टाइम कैंपस में रहता है बच्चा। तो आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है, उसका सर्वांगीण विकास किया जाता है, सब तरह का ज्ञान उसे दिया जाता है। त्रिभाषा सूत्र से सभी विद्यार्थी को 3 भाषाओं का अध्ययन करवाना। इसमें त्रिभाषा सूत्र में सभी विद्यार्थी को 3 भाषाओं का अध्ययन करवाया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कोई सी भी 3 भाषा का चयन बालक कर सकता है और वहाँ पे 3 भाषा का अध्ययन उसे कराया जाता है। 5वां है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उन्नयन। यहाँ पे शिक्षा जो दी जाती है, क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। बालक किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि उससे प्रैक्टिकली अनुभव करके भी उसे सिखाया जाता है। इसकी जो विशेषता है वो इस प्रकार है, पहला है प्रवेश चयन परीक्षा से। जो इसमें प्रवेश है उसके लिए टेस्ट होता है, उसके बाद ही उसमें प्रवेश मिलता है। SC/ST बालिकाओं के लिए आरक्षण, इसमें SC/ST के लिए और बालिकाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है। आवासीय विद्यालय पूर्णतः वहीं रह के पढ़ना होता है, त्रिभाषा सूत्र का पालन करना होता है, राष्ट्रीय एकता का विकास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
सैनिक स्कूल की विशेषताएं लिखिए। पूर्णतः आवासीय विद्यालय होते हैं। कक्षा 12 तक एनसीसी अनिवार्य होती है। सीबीएसई पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम से होता है। ये विद्यालय पूर्णतः स्व-वित्त पोषित होते हैं। प्रत्येक विद्यालय में एक प्रिंसिपल कर्नल रैंक का होता है, एक हेडमास्टर होता है जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का होता है और एक रजिस्ट्रार होता है जो मेजर रैंक का होता है। सैनिक स्कूल में क्या होता है? ये भी पूर्णतः आवासीय विद्यालय है। खर्चा वही रहता है पूरे टाइम। कक्षा 12 तक इसमें पढ़ाई होती है और एनसीसी इसमें अनिवार्य होती है। एनसीसी के माध्यम में बालक को देशभक्त बनाया जाता है और देश के साथ जोड़ा जाता है। सीबीएसई पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम से होता है। सीबीएसई केंद्र का पाठ्यक्रम होता है और मीडियम होता है इंग्लिश। ये पूर्णतः स्व वित्त पोषित होते हैं। इसमें बालक से फीस ली जाती है और पूर्णतः स्व-वित्त पोषित यानी कि खुद के उस पे होते हैं। प्रत्येक विद्यालय में एक प्रिंसिपल होता है जो कर्नल रैंक का होता है, एक हेडमास्टर होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का होता है और एक रजिस्ट्रार होता है जो मेजर रैंक का होता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानाध्यापक के लिए के विद्यालय में निरीक्षण एवं शैक्षणिक कार्य क्या है? प्रधानाध्यापक क्या कार्य करता है? उत्तर में है अध्यापन कार्य का निरीक्षण करना। यानी कि जो भी अध्यापन कराया जा रहा है, कक्षाएं लग रही है, उसमें कौन क्या पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है, उसका निरीक्षण करने का कार्य प्रधानाध्यापक करते हैं। कार्यालय अभिलेखों का निरीक्षण। जो ऑफिस है उसमें जो डिटेल्स रखी गई है, फाइलें रखी गई हैं, तो वो किस तरह से व्यवस्थित हैं और उनमें जो कार्य हो रहा है, फाइलों का कार्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका भी वो निरीक्षण करते हैं। छात्रावास आदि का निरीक्षण। यदि विद्यालय का छात्रावास है तो प्रधानाचार्य छात्रावास का निरीक्षण करते हैं कि बालक समय से खा रहे हैं, समय से सो रहे हैं, समय से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके योग प्राणायाम की व्यवस्था है नहीं या नहीं है, उनके भोजन की व्यवस्था कैसी है, आदि सारी निरीक्षण इससे किया जाता है। सामान्य निरीक्षण। कभी प्रिंसिपल सामान्य निरीक्षण भी करते हैं। जैसे चलते हुए क्लास चलती है, वहाँ से निकलते समय देख लिया कि अध्यापक क्या पढ़ा रहा है और पूरा कमांड है नहीं है स्टूडेंट पे या विद्यार्थियों की क्या परेशानी है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। शैक्षणिक कर्तव्य जो है शिक्षक के रूप में और शिक्षक प्रशिक्षण के रूप में। उसके जो शैक्षणिक कार्य होते हैं, एक तो होता है शिक्षक के रूप में। कभी कभी प्रिंसिपल खुद क्लास में जाके शिक्षक की भूमिका भी निभाते हैं। बालकों से रूबरू होके उन्हें किसी भी सब्जेक्ट का जिसमें वो निपुण हो या किसी अन्य सब्जेक्ट की जानकारी लेने के रूप में वो क्लास में चल जाते हैं और एक शिक्षक की भांति व्यवहार करते हैं। दूसरा है इसमें कि शिक्षक प्रशिक्षण। जब शिक्षक का प्रशिक्षण हो रहा हो, जिस तरह से टीचर्स ट्रेनिंग होती है, टीटी कॉलेज जहाँ पे खुले हुए हैं, तो वहाँ पे इस तरह के शिक्षक के प्रशिक्षण के दौरान आए हुए शिक्षक भी इसमें देखे जाते हैं और जो इसमें गतिविधियां करते हैं उन पर निगरानी रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय में रखे जाने वाले प्रमुख अभिलेखों का वर्णन कीजिए। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के अभिलेख होते हैं। विद्यालय के समस्त अभिलेखों का रखरखाव जरूरी है। अभिलेख की आवश्यकता। अभिलेख का मतलब है डिटेल्स, जानकारी, सूची या संचित रखे हुए कार्यनिधि, ये फाइलें, इनको बोलते हैं अभिलेख। अभिलेखों की आवश्यकता। संपूर्ण सूचनाएं देने के लिए जब अभिलेखों की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसमें यदि एक सूचना हम बाहर अन्य ऑफिस में भेजते हैं तो एक सूचना का पेपर उसमें हमारी फाइल में भी लगा होता है, सेम वही उसकी कार्बन कॉपी लगी होती है। तो हम अलग डीओ ऑफिस में या कहीं भी सूचना दें तो उसकी एक कॉपी हमारे पास भी होगी। तो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अभिलेखों की आवश्यकता होती है कि हमने कार्य किया, इस तरह से किया, ये परेशानी आ रही है, जो भी जानकारी लेना देना ऑफिस संबंधी उसके लिए। निर्देशन में सहायक। यदि बाहर से हमारे पास कोई डीओ ऑफिस से या कहीं से भी लेटर आता है तो निर्देश देता है हमें कि इस तरह से कार्य विद्यालय में करवाया जाए। तो उसके लिए क्या क्या सहायता की आवश्यकता है
या किस तरह से कितने लोगों की आवश्यकता है, किस तरह से कार्यक्रम कराना है, ये सब उसमें आ जाता है। अनुसंधान कार्य में सहायता हेतु, यदि कोई अनुसंधान कर रहा है, खोज कार्य कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो उसकी सहायता हेतु की यहाँ पर अभिलेख इकट्ठे किए जाते हैं। मूल्यांकन हेतु, जब सब कुछ काम हो जाए तो समय समय पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। अभिलेखों का वर्गीकरण, अभिलेख बहुत प्रकार के होते हैं, तो वो हम देखते हैं कि कौन-कौन से प्रकार के अभिलेख होते हैं, उनका वर्गीकरण। शैक्षिक अभिलेख, जैसे शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, जैसा मैंने पहले बताया था कि कुछ फाइलें या कुछ प्रतियाँ होती हैं, जिनको हम यहाँ पर अभिलेख के रूप में कहते हैं। तो शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, ठीक है। शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर यानी कि शिक्षक जो अटेंडेंस खुद स्वयं की अटेंडेंस देते हैं, वो वाला रजिस्टर। प्रवेश रजिस्टर यानी कि बालकों का प्रवेश रजिस्टर बनता है। छात्र उपस्थिति रजिस्टर बनता है, जिसमें छात्रों की अटेंडेंस ली जाती है। शैक्षिक दैनंदिनी यानी शिक्षक की दैनंदिनी में ये लिखा रहता है कि आज उसने कौन सा चैप्टर और कौन-कौन सी क्लास ली और कौन सी क्लास में कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ाया और किस तरह से उन्होंने अपना टाइम टेबल पूरा 8 घंटे या 6 घंटे, 7 घंटे जो शैक्षणिक वातावरण में बिताए, उनमें क्या-क्या गतिविधियाँ की। समय विभाग रजिस्टर, इसमें समय तय किया जाता है कि कौन कितने बजे कहाँ किस क्लास में होगा और कौन कितने बजे किस ऑफिस में मिलने जाएगा या डॉक्यूमेंट जमा करने जाएगा या उसकी कितनी बजे से कितने बजे तक कहाँ पर भूमिका होगी, ये सब इसमें दिया जाता है। एक होता है टीसी रजिस्टर, तो उसमें बालक जो अध्ययन कर चुके होते हैं, उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसका भी एक रजिस्टर होता है। वित्तीय अभिलेख, वित्तीय यानी कि धन संबंधी, पैसे संबंधी, आर्थिक इससे संबंधी। तो सबसे पहला होता है शुल्क रजिस्टर यानी कि फीस, उसका रजिस्टर बालकों की जो फीस ली जाती है। बिल फाइल, जो भी सामान विद्यालय में मंगाए जाते हैं, जैसे गेम्स के सामान हुए, पढ़ाई से संबंधित चार्ट हुए, फाइलें हुई और कैलेंडर्स हुए, जो भी मंगाया जाता है या उनके खेल के सामग्री हुई या उनकी पढ़ाई संबंधी सामग्री हुई, प्रोजेक्ट संबंधी सामग्री हुई, तो जो भी मंगाई जाती है उसकी एक फाइल तैयार होती है उनके बिल की, कौन-कौन सा सामान विद्यालय के अंदर आया है। कैश बुक यानी कि इसमें पैसे का लेन-देन कितने प्रतिशत कहाँ पे कितना हुआ, उसका पूरा ब्यौरा आता है। वेतन रजिस्टर, इसमें अध्यापकों का वेतन आता है कि कौन से अध्यापक को कितना वेतन कितने समय पर दिया गया, उनके उस पे साइन होते हैं। वेतन, एक टिकट लगा होता है, डाक टिकट पर उस पे साइन होता है। छात्रवृत्ति रजिस्टर, जो एससी, एसटी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या महिलाओं को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, इसकी पूरा ब्यौरा छात्रवृत्ति रजिस्टर में होता है। तीसरा पॉइंट है संपत्ति संबंधी अभिलेख, जिसमें आता है भवन रजिस्टर यानी कि विद्यालय का भवन का रजिस्टर। इसमें कितनी जमीन है, उस पे कितना भवन कितना निर्माण हुआ, उसमें कितना भवन निर्माण में कितना धन लगा और उसका पूरा कितने बाई कितने का वो जमीन रही, सारा उसमें ब्यौरा होता है। छात्रावास रजिस्टर, जो विद्यालय का छात्रावास है, उसका अलग से रजिस्टर होता है कि छात्रावास में कितने बालक हैं, किस तरह का भोजन उनको उपलब्ध हो रहा है, किस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था उनकी हो रही है, उनके लिए नहाने के लिए पानी या भोजन सही मात्रा में उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। छात्रावास का रजिस्टर अलग से तैयार होता है। पुस्तकालय का रजिस्टर, एक पुस्तकालय होता है लाइब्रेरी, जहाँ पर बालक समय निकालकर पढ़ाई कर सकता है। अपने कोर्स की बुक्स के अलावा कई विवेकानंद जी, महात्मा गांधी या अन्य जीके की बुक्स या अन्य गजेट आदि के बारे में वो पढ़ सकता है। प्रशासनिक अभिलेख यानी कि जो प्रशासनिक जो शासन चलता है, हमारा प्रशासन चलता है विद्यालय का, उससे संबंधित अभिलेख तैयार किया जाता है, जैसे कि लॉग बुक, अवकाश रजिस्टर, आवक जावक पंजिका, आदेश पंजिका, सेवा पुस्तिका, यानी कि इन चीज़ों के माध्यम से कि कब किसने अवकाश लिया, कौन कितनी बजे गया और कितनी बजे आया,
और कौन-कौन सा आदेश समय-समय पर प्रिंसिपल द्वारा निकाला गया या बाहर से डीओ से कहीं बाहर से आदेश आया और कितना कार्यकाल उनका रहा, तो सारा इसका ब्यौरा इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। पहला है साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, भाषण, कविता पाठ, चित्रकला, वाद-विवाद। भाषण, कविता पाठ, चित्रकला, वाद-विवाद ये साहित्य से संबंधित होते हैं। सामाजिक प्रवृत्तियाँ, प्रदर्शनी, मेला, बाल सभा। सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ, संगीत, नृत्य, अभिनय, विचित्र वेशभूषा। ये सब विद्यालय में गतिविधियाँ कराई जाती है। हम ये स्वयं विद्यालय में पढ़ चुके हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं या विद्यालय करके डीएलएड करके करने आए हैं, उनको पता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती रहती है। शारीरिक प्रवृत्तियों में होती है खेल, योगासन, एथलेटिक्स, व्यायाम। अनुरचनात्मक प्रवृत्तियों में आता है फोटोग्राफी, एल्बम बनाना, शैक्षिक भ्रमण पर ले जाना। और शैक्षिक प्रवृत्तियों में आता है जैसे विज्ञान क्लब बना दिया तो साइंस संबंधी सारी बातें वहाँ पे होगी। और भूगोल परिषद बना दिया तो भूगोल के जितने भी प्रैक्टिकल है, जितनी भी बातें हैं सब उसमें होंगे। साहित्य परिषद बना दिया तो साहित्य जितना भी हमारे प्रेमचंद का साहित्य और निराला का साहित्य, महादेवी वर्मा या जितने भी अच्छे-अच्छे साहित्यकार रहे हैं, उनसे संबंधित बुक्स वहाँ पे अवेलेबल रहेगी और बालकों को उसके बारे में साहित्य से परिचय कराया जाएगा। शिल्पकला संबंधी प्रवृत्तियाँ, खिलौने बनाना, कटाई, सिलाई कराना। ये यूनिट यहाँ पे समाप्त होती है। अगली यूनिट में फिर मिलेंगे आपको। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।